अध्याय 127 मैं मुख्य रूप से तुमसे सौदा करना चाहता था। छोटे बच्चे 3। झाओ युआन ने ये श्वान को देखकर मुस्कुराया और धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये श्वान ने शांति से जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं बस यहाँ देखने आया था कि क्या कुछ अच्छा है। झाओ युआन जोर से हंसा और ऊंची आवाज में कहा, यहाँ क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं? असली अच्छी चीजें तो उधर उच्च स्तरीय साहित्यिक खेल क्षेत्र में हैं। अंदर कुछ पुरानी दुकानें हैं और अंदर बेची जाने वाली सभी वस्तुएं असली हैं। संयोग से दुकानदार लिन ने आज मुझे कुछ अच्छी चीज देखने के लिए आमंत्रित किया। अगर तुम खाली हो तो क्या हम साथ चलें? झाओ युआन की आवाज काफी ऊंची थी। आसपास के राहगीर और दुकानदार उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे, लेकिन किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। शिक्षक झाओ युआन एक प्रसिद्ध मूल्यांकन गुरु थे। उन्हें चुनौती देना खुद को दोषी ठहराने से अलग नहीं था। ये श्वान मूल रूप से यहाँ घूमने आया था। आसपास कई राहगीरों को देखकर घूमने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने बस सिर हिलाया और झाओ युआन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। झाओ युआन बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उनके लिए रास्ता दिखाया। विशेषज्ञ झाओ, आप जिस अच्छी चीज के बारे में बात कर रहे थे वो क्या है? ये श्वान ने चलते चलते लापरवाही से पूछा। झाओ युआन ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे भी ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन ये कुछ अच्छा होना चाहिए। दुकानदार लिन ने भी कहा कि ये एक अच्छी चीज थी। ये निश्चित रूप से एक शीर्ष पायदान की दुर्लभ वस्तु थी। ये श्वान के बगल के कुछ लोग उत्सुक दिख रहे थे। शिक्षक झाओ, क्या उन्होंने आपको वस्तुओं की सराहना करने के लिए आमंत्रित किया या आपको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? शिक्षक झाओ की स्थिति को देखते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से दुकान पर आमंत्रित करने के लिए उन्हें निश्चित रूप से उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। प्राचीन वस्तु उद्योग के पानी बहुत गहरे हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञ और गुरु भी कई खजानों को अलग नहीं कर सकते हैं। कई गुरुओं के संयुक्त प्रमाण की आवश्यकता होती है। झाओ युआन ने ये सुनकर केवल मुस्कुराया। उसका भाव बहुत अभिमानी था। आगे बढ़ते हुए कई लोगों ने पहल करके झाओ युआन को नमस्कार किया। पुरातन सड़क के किनारे की सभी दुकानें प्राचीन शैली में सजी थीं। अंदर बाहर आने जाने वाले कई कर्मचारी भी लंबे गाउन और कोट पहने हुए थे, जिससे वे प्राचीन दिख रहे थे। लियू यानरान ने यहाँ के माहौल को देखा और खुद को चिढ़ाने से नहीं रोक सकी। यहाँ की पुरातन सड़क वास्तव में खास है। इसका उपयोग ट्रांसमाइग्रेशन ड्रामा के सेट के रूप में किया जा सकता है। झाओ युआन ने अपने हाथ पीछे किए और एक गुरु के हावभाव के साथ कहा, स्वाभाविक रूप से एक कारण है कि जिनलिंग पीच गार्डन पूरे चीन में प्रसिद्ध हो सकता है। अगर कुछ भी अच्छा नहीं है तो ये यहाँ की सजावट का समर्थन नहीं कर पाएगा, है ना? लियू युन पीछे पीछे चला और उनके कानों में धीमी आवाज में समझाया, इस सड़क पर प्राचीन वस्तुओं की दुकानें खोलने वाले सभी बॉस ऐसे लोग हैं जिनके सरकार और अंडरवर्ल्ड दोनों में संबंध हैं। मैंने सुना है कि कई बॉस के पास अंडरवर्ल्ड में सौदे करने के लिए कुछ तस्करों के संपर्क नंबर भी हैं। लियू यानरान एक पल के लिए अवाक रह गई और आश्चर्य से पूछा, कोई रास्ता नहीं? ये कौन सा युग है? क्या वास्तव में इस उद्योग में लोग हैं? लियू युन ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ नहीं रहा है, फिर भी उसने एक ही समय में समझाया, स्वर्ण युग की प्राचीन वस्तुओं की कीमत हर साल बढ़ती जा रही है। बस इन कुछ वर्षों की स्प्रिंग ऑक्शन को देखें और आप सुराग देख सकते हैं। जो लोग अवैध धंधा करते थे वे सभी कानून तोड़कर अपनी तलवार की धार से खून चाटने वाले थे। वे स्वाभाविक रूप से पैसा कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। हालांकि विभिन्न सीमा शुल्क निरीक्षण अधिक से अधिक सख्त होते जा रहे थे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक सक्षम और शक्तिशाली विक्रेता ढूंढना था। इस क्षण झाओ युआन ने थोड़ी दूर पर एक अलग इमारत की ओर इशारा किया और कहा, देखो, वो लिन एंटीक्स है। जैसे ही वे करीब पहुंचे, सभी बता सकते थे कि लिन एंटीक्स का क्षेत्र उन प्राचीन वस्तुओं की दुकानों से बड़ा था जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। यह दुकान 3 या 4 साधारण प्राचीन वस्तुओं की दुकानों के आकार की थी। इसके अलावा इमारत की मुख्य संरचना को देखते हुए दूसरी और तीसरी मंजिल भी थी। इमारत हरी ईंटों और लाल टाइलों से बनी थी, जो देखने में बहुत सुखद थी। यहाँ तक कि लियू यानरान, जो हमेशा अभिमानी रही थी, भी अवाक रह गई। यह इमारत वास्तव में सुंदर है। मुझे डर है कि इन निर्माण सामग्रियों को विशेष रूप से इस इमारत के लिए मंगवाया गया था, है ना? झाओ युआन ने लियू यानरान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ये महिला सही है। यहाँ की निर्माण सामग्री सभी पुरानी टाइलें हैं जो बॉस ने किंग राजवंश से एकत्र की थीं। उन्हें नवीनीकृत करने के बाद ही निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
कितना खास? लियू युन ने अपनी आंखें बड़ी की और अचानक उत्सुकता से झाओ युआन से पूछा, शिक्षक झाओ, क्या आपको लगता है कि किंग राजवंश की टाइलें अब प्राचीन वस्तुएं मानी जाती हैं? इससे पहले कि झाओ युआन कुछ कह पाते, बगल में खड़े झेंग जियांगहाओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे संस्कृति के स्तर को देखते हुए क्या तुम अभी भी ये कहने की हिम्मत रखते हो कि तुमने अपने पिता से प्राचीन वस्तु संग्रह के बारे में सीखा? हर वो चीज जो प्राचीन वस्तु बन सकती है संग्रह करने के लिए सार्थक है। अन्यथा यदि तुम केवल वस्तु की उम्र पर विचार करते हो तो किसी ने अपने पूर्वजों के शव बेच दिए होते। झेंग जियांगहाओ के शब्द काफी तीखे थे, जिससे लियू युन आगे कुछ नहीं कह सका। हालांकि वो ये भी जानता था कि झेंग जियांगहाओ का कोई बुरा इरादा नहीं था। अगर होता भी तो वो उसका कुछ नहीं कर सकता था। पहला, ये भाई शुआन के अंगरक्षकों का नेता था। दूसरा, वो झेंग जियांगहाओ को हरा नहीं सकता था। हालांकि लियू युन ने पहले भी प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वो झेंग जियांगहाओ से लड़ता है तो वो 5 बनाम 1 या 10 बनाम 1 में भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। 1 बनाम 1 की तो बात ही छोड़ दो। झाओ युआन मुस्कुराया और कहा, इस छोटे भाई के शब्द रूखे हैं लेकिन तर्क संगत है। ये समझ में आता है। प्राचीन वस्तु उद्योग सुंदरता एकत्र करने पर जोर देता है। कई चीजें सिर्फ इसलिए पैसे के लायक नहीं होती क्योंकि वे लंबे समय से आसपास हैं। जैसे ही सभी ने बात की, वे लिन एंटीक्स के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने एक बहुत ही उत्तम स्क्रीन देखी। इसके पीछे ऊपर की सीढ़ियों तक फैला हुआ लग रहा था। दुकान का पहला तल बहुत बड़ा था। बीच में 2 उत्तम चाय की मेजें थीं। 4 दीवारों पर विभिन्न चीनी मिट्टी के बर्तन और प्राचीन वस्तुओं को रखने के लिए कई खजाने की अलमारियां बनी हुई थीं। उनके दाहिनी ओर एक बहुत लंबा और चौड़ा काला काउंटर था। अंदर पीले रंग के पारंपरिक चीनी सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लोगों को दुकान में प्रवेश करते देखा तो उसने ऊपर भी नहीं देखा। वो मेज पर रखी खाता बही पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से कदम रखा, चंदन और उच्च श्रेणी की लकड़ी की सुगंध मिलकर उनकी नाक में घुस गई। ये शुआन और बाकी लोग दरवाजे के सबसे करीब खजाने की अलमारी के पास गए और उस पर रखी कई अलग अलग प्रकार की चीनी मिट्टी की वस्तुओं को देखा। लियू यानरान ने एक चीनी मिट्टी के कटोरे को देखा जो बहुत सुंदर था और उसे देखने के लिए हाथ बढ़ाया। इस क्षण एक परिचर बगल से आया और लियू यानरान को विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन उसने उसे कटोरा उठाने से रोक दिया। मैडम, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। यहाँ की सभी प्राचीन वस्तुएं अनमोल वस्तुएं हैं। यदि आप केवल एक नज़र डालने की योजना बना रही हैं तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं उन्हें उठा सकता हूँ और आपको धीरे धीरे प्रशंसा करने के लिए विभिन्न कोणों से दिखा सकता हूँ। जैसे ही उसने बात की, परिचर ने जल्दी से अपने सफ़ेद दस्ताने पहने और सावधानी से चीनी मिट्टी के कटोरे को उठाया। लियू यानरान ने अनजाने में ये शुआन की ओर देखा। ये शुआन ने मुस्कुराते हुए समझाया, उसे दोष मत दो। ये प्राचीन वस्तुओं की दुकानों का नियम है। वह तुम्हें एक नए ग्राहक के रूप में तुच्छ भी नहीं समझता जो कुछ नहीं जानता। जब परिचर ने ये शुआन के शब्द सुने तो वो हंसा और जल्दी से जोड़ा, देखिए इस युवा गुरु ने क्या कहा। मैं सुंदर महिलाओं को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि दुकान में नियम है, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दें। इस बीच झाओ युआन काउंटर पर गया और धीरे से उस पर 3 उंगलियां टैप की। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ऊपर देखा और झाओ युआन को पहचान लिया। उसने तुरंत आश्चर्य व्यक्त किया और मालिक को सूचित करने चला गया। झाओ युआन सभी के पास गया और परिचय दिया। ओल्ड मास्टर लिन डोंगपेंग भी चीनी प्राचीन वस्तु जगत में एक बड़ा नाम है। उनकी दुकान खजानों से भरी हुई है। क्या आप इन खजाने की अलमारियों को देखते हैं? ये सभी उच्च श्रेणी के शीशम की लकड़ी से बनी हैं। इतनी कुशल और प्रतिष्ठित दुकान के साथ वे अपनी विश्वसनीयता के साथ गारंटी दे सकते थे कि उन्होंने जो भी वस्तुएं बेची वे सभी असली प्राचीन वस्तुएं थीं। हालांकि वे महंगी प्राचीन वस्तुएं बेच रहे थे, फिर भी कई ग्राहक थे। कई उच्च पदस्थ अधिकारी और रईस केवल दुकानदार लिन की प्रतिष्ठा को ही स्वीकार करते थे। कहानी जारी रहेगी।